नमस्कार, उड़ान कैंपस बरवाला में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था फूड का डाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी में क्या कुछ डाइजेशन होता है, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था। सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन आज कवर करेंगे क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर से ही शुरू कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एग्जैक्टली किया क्या था। हमने सिर्फ एक लाइन का काम किया था, वो क्या था? देखो, हम फूड लेते हैं किस किस की फॉर्म में। जो हमने फूड लिया था उसमें क्या क्या था? कार्ब्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड थे, कार्ब्स थे, प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड थे, फैट था, मिनरल्स और विटामिन्स थे। मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया था उसको हमने डाइजेस्ट कर लिया था, और डाइजेस्ट किसकी फॉर्म में किया था? अब हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का सिस्टम होता है, ये एज इट इज फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा ये आहार नल बनाया गया था। तो आहार नल में हमने कंप्लीट डाइजेशन कर लिया था। अब इसको, इन सभी फूड के कंपोनेंट्स को किसमें मैकेनिकली तोड़ा था हमने, मैकेनिकली और एंजाइम्स की हेल्प से उसको तोड़ा था, मैकेनिकली और केमिकली। किस किस चीज में तोड़ा था? मैं पिछला लेक्चर एक बार रिकैप कर ले रही हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कि कैसे कैसे कौन से पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है। उसके बाद देखो, कार्बोहाइड्रेट हमने किस चीज में तोड़ा था? कार्बोहाइड्रेट हमने मोनोसैकेराइड की फॉर्म में तोड़ लिया था, मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट, जैसे कि स्टार्च हो गया, स्टार्च की एक यूनिट को हमने किस चीज में तोड़ लिया था? जैसे माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड होते हैं, जैसे माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ओ सॉरी, गैलेक्टोज, ये सभी क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। तो हमने जो फूड का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट लिया था उसको हमने आहार नल के अंदर, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया था? मोनोसैकेराइड, जैसे माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ये जो माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज लिखे हैं मैंने, ये कोई और कंपोनेंट नहीं है, ये मोनोसैकेराइड की फॉर्म है। मोनोसैकेराइड एक बड़ी यूनिट का नाम है और उसके अंदर ये कैटेगराइज करे गए हैं, माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और प्रोटीन को हमने किस में तोड़ा था? प्रोटीन को हमने ब्रेक डाउन कर लिया था अमाइनो एसिड्स में। और न्यूक्लिक एसिड को किस में ब्रेक डाउन कर लिया था? नाइट्रोजनस बेसिस में, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर में। और फैट को किस में ब्रेक डाउन कर लिया था हम लोगों ने? फैट को किया था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और कौन सा कंपोनेंट बच गया हमारा? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, फैट हो गए। और जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना, इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ये हमारी बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखना ये है कि फूड को हमने ब्रेक डाउन तो कर लिया, अब ये एब्जॉर्ब कैसे करता है? क्योंकि अल्टीमेटली फूड को, हमारी जो ये फूड कैनाल होते हैं, यहीं पे ब्लड कैपिलरीज होती है, पूरा ब्लड होता है। अब ये फूड कैनाल से हमारी ब्लड के अंदर कैसे क्या एब्जॉर्ब होता है, हमने ये देखना है। अब फूड किस किस में ब्रेक डाउन हो गया? मोनोसैकेराइड में अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब हम इनको एब्जॉर्ब कराएंगे बॉडी के अंदर। देखो, सबसे ऊपर ये, इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं पहले डायग्राम की।
लास्ट लेक्चर में जो हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े थे उन्हीं की हेल्प से ये डाइजेशन हुआ था। अब एब्जॉर्प्शन में देखो, बक्कल कैविटी में देखो, पिछला रिवाइज करते चलते हैं। बक्कल कैविटी में क्या क्या था? सलाइवा था। सलाइवा ने किसके ऊपर, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम था, उसने किसके ऊपर काम किया था? उसने किया था कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, स्टार्च को किसमें, डाइसैकेराइड में तोड़ दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखना है एब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है। देखो ये इतनी इतनी हो गई है हमारी बक्कल कैविटी, ये है हमारी बक्कल कैविटी। ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, और ये है हमारी ईसोफेगस, यहां तक जो है ना हमारी, ये है ईसोफेगस। ये थी हमारी बक्कल कैविटी, ये है ईसोफेगस। और ये है हमारा स्टमक, और ये हमारा जो सी शेप का पार्ट है ड्यूडेनम, जिसमें हमारा मेनली जो डाइजेशन हुआ था ड्यूडेनम पार्ट में हुआ था। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो मेनली डाइजेशन होता है वो सी शेप के, वो ड्यूडेनम नाम के स्ट्रक्चर में होता है। जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, जो आज हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कौन से फूड के कौन से कंपोनेंट का होता है, इलियम और जेजुनम में। तो ये वाला जो पार्ट है, सी शेप का जो पार्ट है, वो क्या है हमारा, ड्यूडेनम। और जो ये हाईली कोइल्ड पार्ट है, ये है हमारा जेजुनम और इलियम। ये तीनों किसके पार्ट हैं? जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, जेजुनम, और ये है हमारा इलियम। इलियम जो होता है हमारा हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। उसके बाद आज हमने बात करनी है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज, ये हमने इलेबोरेट करके बनाया हुआ है एज अ स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। ये देखो, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे कॉइल होती है, ऐसे उसको कवर किया होता है। तो वो जो डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था उसके अंदर ये एग्जैक्टली फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर हमने डाइजेशन है, इसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन कराना है, तो उसके सामने हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, उसकी फॉर्म में करेंगे। तो ये वाला हमारा पार्ट होता है सिक्कम। ये जो सिक्कम, कोलोन और रेक्टम होते हैं, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। ये क्या, कौन सा पार्ट होता है? सिक्कम। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? कोलोन। और ये होता है हमारा रेक्टम। और ये है हमारी ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं एनस। अब हम इसके अंदर एब्जॉर्प्शन करेंगे एक एक करके, फूड के कौन से कंपोनेंट का कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन ना 2 टाइप का होता है। बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, ये जो हमारी आहार नल है बक्कल कैविटी से लेके एनस तक की, जिसमें फूड डाइजेस्ट हुआ है, हमारी बॉडी इससे जो खून के अंदर जो हमारा ये जो फूड जाता है डाइजेस्टेड फूड, फिर उसको बॉडी अलग अलग तरीके से यूज करती है। जैसे मसल्स बनाने के लिए, कोई इंजरी हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए, जो डेली काम काज करते हैं हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसी के लिए तो हमने अल्टीमेटली फूड ईट किया था। तो अब बारी आ गई है कि जो हमने ये फूड डाइजेस्ट किया था उसको एब्जॉर्ब करने की। तो हमने ये ड्रॉ कर लिए हैं बेसिकली, ये जो भी हमारे कंपोनेंट है, ये जो भी बक्कल कैविटी होगी, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, अब किसमें कौन सा कंपोनेंट, फूड का कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा, हमें वो देखना है। देखो सबसे ऊपर है हमारी बक्कल कैविटी। देखो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो 2 तरीके से होता है कि या तो एनर्जी यूज करे बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर ना करे। तो उसी के बेस पे 2 टाइप से किया गया है। ये जो एब्जॉर्प्शन है ना 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है एब्जॉर्प्शन? 2 तरीके से। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मीनिंग है सोखना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन 2 तरीके से हो गया। कैसे कैसे? एक्टिवली और पैसिवली।
अब एक्टिवली कैसे होता है? एक्टिवली होता है एनर्जी यूज करके। एनर्जी कब यूज करती है, एनर्जी कब यूज होती है? जब लो कंसंट्रेशन से हम किसी चीज को हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाएं। जैसे कि हम पानी चढ़ाते हैं मोटर से, अब मोटर का क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लो कंसंट्रेशन से पानी को हाई कंसंट्रेशन पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर वही बात हो कि पानी ऊपर से छत से गिर रहा है, तो उसमें तो हमें कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज फ्लो कर रही है। तो जहां जहां फ्लो करवाना हो हमें किसी भी चीज का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, वहां लगती है एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी? हमारी जो बॉडी है किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है? वो होती है एटीपी की फॉर्म। एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है और फिर उसको एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ के ही ऐसे एनर्जी निकलती है, ठीक है? तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब कुछ एक कंपोनेंट फूड के ऐसे होंगे जो एनर्जी लेके एब्जॉर्ब होंगे। बाकी फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद तो अल्टीमेटली उसका काम यही है ना कि फूड हमने क्यों खाया था? एनर्जी के लिए, कि भाई बॉडी रिपेयर, कोई इंजरी के थ्रू जा रही है तो उसको रिपेयर होने के लिए, अच्छा मसल्स बिल्ड करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए तो हमने फूड किया था। अब उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं हम। तो दो तरीके बताए मैंने फूड कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली कैसे? जब कोई चीज हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेके जाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इट रिक्वायर्स एनर्जी। और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जैसे कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि कोई चीज ज्यादा है कहीं पे और उसको कम की तरफ फ्लो करवाना है, तो वो इजीली चली जाएगी, उसमें क्या एनर्जी की जरूरत है? तो ये क्या होता है? हाई, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो फ्लो होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और इसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी नहीं चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर दिस। एनर्जी, वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है? अब फूड का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं? अब पहले तो हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुकी हूँ ये चीज। कार्ब्स किस में टूटते हैं? कार्ब्स हमारे टूटते हैं मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं? माल्टोज हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया, ये सारे होते हैं मोनोसेकेराइड। अच्छा, वो किस में टूटा था? प्रोटीन किस में टूटा था? जाके प्रोटीन टूटा था अमीनो एसिड में। और कौन किस में टूटा था? फैट किस में टूटा था हमारा? फैट टूटा था हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब देखो, अब एक्टिवली कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट होती है? एक्टिवली होता है हमारा सोडियम आयन। सोडियम आयन को गट से ब्लड में जाने के लिए, सोडियम आयन को गट से ब्लड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, सोडियम आयन। और क्या होता है हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी एनर्जी चाहिए भाई एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लूकोज। और क्या होता है हमारा? कुछ एक अमीनो एसिड्स, सम अमीनो एसिड्स। ये तो बात कर ली भाई जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, जिसमें एनर्जी चाहिए होगी। अब बात करेंगे जिसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, ऐसी 3 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। पहला आपने सुना होगा कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ हल्की हल्की डेफिनेशंस के साथ। देखो, 3 तरह से होती है ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहला क्या होता है? डिफ्यूजन। दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। और तीसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे हमने परफ्यूम छिड़का है, एक कोने में छिड़का है, रूम के एक कोने में खड़े होकर छिड़का है, लेकिन उसकी खुशबू दूसरे कोने तक चली जाती है। तो वो
जो पार्टिकल्स ट्रेवल किए हैं ना हवा से, उन पार्टिकल्स के ट्रेवल करने की प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें हमारी एनर्जी लगी या फिर किसी भी चीज की एनर्जी लगी और नहीं लगी, कोई एनर्जी नहीं लगी, इसलिए तो वही पैसिव ट्रांसपोर्ट में है। अच्छा, दूसरा हो गया ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस को ना अलग से पढ़ना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि ओस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन का ही एक पार्ट होती है। पहली बात तो उसमें एनर्जी नहीं लग रही, दूसरी बात क्या है कि इसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये ओस्मोसिस से किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? H2O का, वाटर का। और फिर आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ना कुछ एक चीजें ऐसी जिद्दी होती है ना कि एनर्जी तो नहीं लगती है उनमें, लेकिन वो किसी और के साथ जाती है। जैसे हमारा जो फ्रक्टोज हो गया, कुछ एक अमीनो एसिड भी ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि हम एनर्जी तो नहीं यूज करेंगे आपकी, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, किसी की हेल्प से जाएंगे। तो वो किसकी हेल्प से जाते हैं? पहली बात तो वो सोडियम के साथ जाते हैं, सोडियम के साथ बाइंड होके। वो हमारी ये नल आहार होता है, आहार जो ये गट होती है हमारी, गट से ब्लड में कैसे जाते हैं? वो एनर्जी तो यूज नहीं करते, लेकिन सोडियम की हेल्प से जाते हैं। ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं फूड के? फ्रक्टोज और कुछ एक अमीनो एसिड, फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स। फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड। और ये किसकी हेल्प से जाते हैं? ये सोडियम आयन की हेल्प से जाते हैं। किसकी हेल्प से? सोडियम आयन के साथ ये जाते हैं। ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट। ये जो हमने फूड डाइजेस्ट किया था, अल्टीमेटली किस में आ गया था हमारा फूड डाइजेस्ट होके? ये ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हुआ था एंडली। फिर था हमारा जेजुनम, इलियम, ये सारे इतने सारे पार्ट थे, इनका भी तो कुछ काम होगा ना। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ ना ड्यूडेनम तक, ये इसमें जाके इलियम में जाके, जेजुनम में जाके, सिक्कम में जाके, कोलोन में जाके, इनमें ये फूड जाके यहाँ तो देखो स्टोर होता है। फिर सिग्नल आता है एनएस की ओपनिंग के थ्रू, हमारी बॉडी से डिफेकेशन हो जाता है। तो इतने पार्ट्स में कहाँ क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? देखो, बक्कल कैविटी से शुरू कर लेते हैं। ये तो ट्रांसपोर्ट थी कि भाई ये एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए। अब कौन सा कंपोनेंट कहाँ एब्जॉर्ब होता है ये देख लेते हैं। ये जो सोडियम आयन वाली बात है, ये नोट करने वाली चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ एब्जॉर्ब होता है। ये देखो, ये होगी हमारी बक्कल कैविटी। इसके अंदर क्या डाइजेस्ट हुआ था बेसिकली? सॉरी, हाँ, इसके अंदर क्या डाइजेस्ट किया था हमने इसके अंदर कार्ब्स डाइजेस्ट किए थे। ठीक है, अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती है ना जो डॉक्टर बोलता है कि इसको मुंह में ही रख के पिघलाना है, क्योंकि जो हमारी बक्कल कैविटी जीभ के नीचे एब्जॉर्प्शन एरिया बहुत होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर कुछ एक ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, कुछ एक जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं ना वो एब्जॉर्ब होती है। अब वो एक्टिवली होती है या पैसिवली होती है? वो पैसिवली होती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए इस चीज के लिए। कैसे होती है? पैसिवली। ओके, अब फिर ईसोफेगस ये एक ऐसी चीज है, ना तो यहाँ किसी चीज का डाइजेशन हुआ था, हमने देखा था कि ना तो यहाँ कोई एंजाइम रिलीज हो रहा था, ना कोई डाइजेशन हो रहा था, और ना ही यहाँ पे किसी भी फूड के कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन होगा। फूड यहाँ से जाता है और सीधा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर वाले एंजाइम्स याद होने चाहिए, पिछले लेक्चर में कराए थे जो। ये फूड का कुछ एक कंपोनेंट टूट गया इसमें। अब इसके अंदर देखना एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा, ये होगी ईसोफेगस के आगे क्रॉस लगा लो, नो डाइजेशन एंड नो एब्जॉर्प्शन ओके। फिर है हमारा स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। स्टमक के हमारे अंदर होती है हमारी वाटर एब्जॉर्ब होता है,
अच्छा, कुछ एक ड्रग्स भी ऐसी भी होती हैं जो पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, कुछ एक मुंह के अंदर भी हो जाती है, कुछ एक पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है। तो क्या क्या हो गया, ड्रग्स हो गया, H2O, वाटर, और क्या क्या, ग्लूकोज। आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी, ग्लूकोज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो इंस्टेंट सोर्स का क्या मतलब होता है कि वे उसी टाइम पे एनर्जी दे देता है। ऐसा क्यों? देखो, अब हमने कोई कार्बोहाइड्रेट, मान लो रोटी खा ली, अब उसको तो डाइजेस्ट करने में इतना टाइम लग रहा है कि भाई वो पहले मुंह में कुछ एक डाइजेशन हुआ, पेट में, फिर यहाँ पे जाके वो 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रही है। लेकिन जो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, वो स्टमक में जाके सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए उसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ब्लड सीधा उससे एनर्जी ले लेता है। ठीक है, तो ये स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है, ड्रग्स, कुछ वाटर, कुछ एक ग्लूकोज, इसके अंदर डाइजेस्ट वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारा। उसके बाद है हमारा ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम ने डाइजेशन में तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, कितने सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे, कितनी सारी सिक्रीशंस थी, लेकिन ड्यूडेनम के अंदर ना कोई स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, बस एक कुछ एक आयरन, शायद आयरन वगैरह, हाँ आयरन वगैरह थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है इसमें, Fe आयरन हो गया, बस इतना ही हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर। उसके बाद मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजनम और इलियम के अंदर होता है। अब ये जेजनम और इलियम किसका पार्ट है, ये चीज याद होनी चाहिए। जेजनम और इलियम हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इनके अंदर किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, देखो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, अब वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। अरे सारे ही मोनोसैकेराइड होते हैं, अगर यूनिट्स याद है तो मोनोसैकेराइड सारे ही यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, अब कहोगे कि ग्लूकोज तो यहाँ भी एब्जॉर्ब हुआ था, वो एब्जॉर्ब तब हुआ था जब हमने सिर्फ ग्लूकोज ही इनटेक किया था, लेकिन अब तो हमने खाना खाया है ना, अब खाना तो यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, तो अब एब्जॉर्प्शन उसका यहाँ पे जाके होगा। ठीक है, जब हम सीधा एज ए इंस्टेंट सोर्स लेते हैं तो वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, अगर हम फूड के थ्रू ग्लूकोज ले रहे हैं तो हमारा ये जाके जेजनम और इलियम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, अच्छा माल्टोज हो गया, और गैलेक्टोज हो गया, ये सारी चीजें। और क्या क्या तोड़ा था हमने उसको, प्रोटीन को किसमें तोड़ा था, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स भी इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड का मैंने ये बताया था कि कैसा डाइजेशन होता है, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा होता है, एक्टिव या पैसिव, बताना। मैं बता रही हूँ, इसका एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। एक्टिव भी होता है इसका डाइजेशन अमीनो एसिड का कैसा होता है, एक्टिव प्लस पैसिव। और पैसिव में कौन सा, पैसिव में कैसे गया था ये, पैसिव में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ था इसका, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं इसकी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स की बात होगी। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो हमने फैट डाइजेस्ट किसमें किया था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ये भी यहीं पे एब्जॉर्ब होंगे, कौन से पार्ट में, जेजनम और इलियम में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड किस में तोड़े थे हमने, नाइट्रोजिनस बेसिस में, नाइट्रोजिनस बेसिस। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ऐसे लगता है कि हम तो डीएनए और आरएनए खाते ही नहीं है। देखो, डीएनए और आरएनए प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अमाइनो, ये जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ये उनके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए। अच्छा, और क्या क्या थी, शुगर थी जो हमारी राइबो शुगर थी, ये सारी चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब होती है, नाइट्रोजिनस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर, ये सारी चीजें कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है हमारी, जेजनम में और इलियम वाले पार्ट में। फिर आता है हमारा सिक्कम पार्ट, ये जो अब यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये बिल्कुल नया पार्ट है, हमने पीछे इसके लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की पहली बात तो स्ट्रक्चर याद कर लो कि क्या क्या था लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, सबसे ऊपर है हमारी सिक्कम, उसके बाद है हमारा कोलोन, उसके बाद है रेक्टम, और फिर वो बाहर वाली ओपनिंग जिसको हम बोल रहे हैं एनस। ठीक है, अब सिक्कम के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कोलोन के अंदर क्या होता है, कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। देखो सिक्कम के अंदर नो एब्जॉर्प्शन, इन वाले पोर्शन के एब्जॉर्प्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है, नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अच्छा कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, किस किस चीज की होती है, मिनरल्स की, मिनरल्स की, अच्छा जो हमने विटामिन्स लिए हैं उनकी, अच्छा जो वाटर है, वाटर की यहाँ भी हुई थी, यहाँ भी होती है, वाटर हो गया, और कुछ एक ड्रग्स। देखो ड्रग्स की कहाँ कहाँ हुई है, बक्कल कैविटी में भी हुई है, और जेजनम और इसमें नहीं हुई है, बस जेजनम में और इलियम में नहीं हुई है, बक्कल कैविटी में भी हुई है, स्टमक में भी हुई है, और कोलोन में भी होगी। ये किसके पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब रेक्टम का क्या फंक्शन होता है, ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये स्टोर करता है जब तक हमारे पास सिग्नल नहीं आता इसको बाहर निकालने का, वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल बेसिकली क्या बनता है बॉडी में, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है जाके, उनमें से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि कुछ एक ड्रग्स, मिनरल्स, विटामिन जो हमने लिए हैं वो एब्जॉर्ब होके बाकी की चीजें कहाँ जाती है जो डाइजेस्ट नहीं हुई, रेक्टम में स्टोर हो जाती है जब तक कि डिफेकेशन होता है, बाहर निकलने का सिग्नल नहीं आता जब तक, ठीक है, एक्सक्रीशन भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल कहाँ होती है, ये क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल गट के कौन से पार्ट में होती है, रेक्टम में। फिर आती है ओपनिंग, जो ओपनिंग है इसका नाम है एनस, ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग। अब इसके थ्रू ये खुलती है और इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीदिंग वाला लेके आएंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।